चलिए स्वागत है आप सभी बच्चों के एक बार हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि इतनी समय हम लोग प्रकाश की सीरीज पढ़ रहे हैं, प्रकाश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, या हम प्रतिबिंबों कह सकते हैं, प्रतिबिंबों का बनना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो चलिए देखते हैं क्या है इस तरह की कंडीशन। तो पहला नंबर जो होता है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशन के बारे में हमने पढ़ा, जाना, समझा और उसके हमने किरण आरेख बनाए थे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि आज उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ 2 कंडीशन इसकी बनती है और उन्हीं दोनों कंडीशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली कंडीशन क्या होती है, अब आपको पहले बनाना पड़ेगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल पर क्या होती है, कलई की जाती है और उसका परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ये इसका हो गया मेन मुख्य अक्ष। इसके बाद जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे रखी हो। कंडीशन क्या है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखी हो आपकी बच्चों, अनंत पे लगी हो। तो जब अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा, वो आपका बनेगा फोकस पर। क्या बनेगा, फोकस पर। वही कंडीशन है अवतल दर्पण वाली कि जब वस्तु होती है अनंत पर तो उसका इमेज कहाँ बनता है बच्चों, फोकस पर बनता है। देखते हैं कैसे। हम आपको बता चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में कि जो किरणें दूर से आती हैं, अनंत से आती हैं, वे मुख्य अक्ष के क्या ली जाती हैं, समांतर ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं, समांतर। जो किरणें बहुत ही दूर से आती हैं उन किरणों को हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। तो यहाँ पे हम किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं। देखिए इस तरह से आ रही किरणें समांतर आ रही हैं और दर्पण से टकराने के बाद किसी जगह पे निकल जाती है, इस तरह से निकल जाती है। देख पा रहे जैसा कि आप, अगर हम इन किरणों को पीछे की साइड मिलाएंगे तो कहीं न कहीं मुख्य अक्ष को कट करेंगी और ये दोनों किरणें एक जगह पे कट करेंगी और एक किरण क्या, एक जगह जो होगी वो कहलाएगी फोकस। क्या होता है, फोकस। जो उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा, जब अनंत पे कोई वस्तु रखी हो तो उसका जब इमेज बनता है उत्तल दर्पण द्वारा तो कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। तो इमेज की कंडीशन बन गई फोकस पर, फोकस बनता है। उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, ये कैसा होगा, ये उल्टा होगा सीधा होगा, बताइए, उल्टा हो, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। दूसरी बात क्या होती है, वास्तविक हो गया, आभासी होगा, आभासी। क्यों आभासी होगा, क्योंकि डॉट लाइन से इसको प्रदर्शित किया गया है। आप कभी भी डॉट लाइन से प्रदर्शित करिएगा प्रकाश में, इसका मतलब वो इमेज क्या बन रहा है आपका, आभासी बन रहा है। तो हमने पहली कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। यहाँ प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से क्या होता है, छोटा। हाँ ये भी लिख लीजिएगा, वस्तु से क्या होता है, छोटा। इतनी बात आप लोग करिएगा जल्दी से, फास्ट। चलिए हमने आगे देख लिया इस चीज़ को कि जब वस्तु फोकस पे होती है, जब अनंत पे होती है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। तो यही नियम लगता है आपके अवतल दर्पण में भी। पहली कंडीशन में अगर आपने गौर से वीडियो को देखा होगा या पढ़ा होगा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण भी उसका इमेज कहाँ बनाता है, फोकस पर ही बनाता है। यह प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, वास्तविक होता है और वस्तु से बहुत क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें बदल गई हैं। वस्तु का आकार तो सेम है लेकिन इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है बच्चों, आभासी बनता है। तो चलिए और आपको बता दिया जाए कि उत्तल दर्पण के सिर्फ 2 कंडीशन होते हैं।
एक कंडीशन होता है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, और एक दूसरी कंडीशन होती है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच चाहे जहाँ भी हो। ठीक, तो चलिए दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है उसको हम देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे क्या होगा। चलिए, हमने क्या कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इमेज फॉर्मेशन का, दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास ऐसा हो जाए कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है, जो हमारी वस्तु है, वो रखी गई है कहाँ पे बच्चों, अनंत और दर्पण के पोल के बीच में रखी हो, तो इस कंडीशन में जो इसका इमेज बनेगा, इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, वो बनेगा दर्पण के पोल और फोकस दूरी के बीच। कहीं बन सकता है दर्पण के पोल और फोकस दूरी के बीच, लेकिन पोल पे ना बनेगा, ना ही फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका इमेज। हमने क्या कर दिया, एक डॉट लाइन बना दी यहाँ पे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मान लेते इसका पोल है, ये आपका एफ है, ये आपका क्या है, सी। आप इतना जानते भी हैं, पोल मतलब दर्पण का ध्रुव, एफ माने फोकस बिंदु, और सी माने उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ओके, राइट। ठीक, तो चलिए, हमने एक वस्तु यहाँ पे रखी है, इस वस्तु का नाम है ए बी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। हम ए बी से एक किरण डालते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और समांतर जाने के बाद जो किरण समांतर जाती है उसको ऐसा लगता है कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। इस तरह चला जाएगा, रूल्स आप पढ़े हैं तो। दूसरी किरण जाते हैं वक्रता त्रिज्या की ओर लेकर, ऐसे करके डाट में, और जो किरण वक्रता त्रिज्या की ओर जाती है वो टकरा कर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये भी रूल पढ़ाया गया था। अब ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसको अगर हम मिला देंगे तो यही आपका क्या बना, वस्तु बना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका क्या बना, वस्तु बना। तो जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनंत और ध्रुव के बीच में होता है, तो उसका जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब बताइए, यह वस्तु सीधा है कि उल्टा है, सीधा। यहाँ इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है। और बताइए इस इमेज के बारे में, आभासी है कि वास्तविक है, आभासी। बहुत सही। एक और क्वालिटी बताइए आकार के बारे में, बहुत से छोटा। बहुत अच्छे बच्चे। तो हम देख सकते हैं दूसरी कंडीशन में क्या बताया गया कि जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी पोल और अनंत के बीच में रखी हो, तो उसका इमेज हम लोग कहाँ बनाते हैं, दर्पण के पोल और फोकस के बीच बनाते हैं। और यह इमेज सीधा होता है, आभासी होता है, और वस्तु क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इतना आप नोट करिएगा जल्दी से। जो प्रकाश का चैप्टर है, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें कुछ चीज़ें आपकी कट गई हैं, तो उन चीज़ों को पढ़ाने का कोई पर्पज नहीं था, इस चैप्टर को पढ़ाने का भी कोई पर्पज नहीं था। बस पर्पज यही था कि आप लोग थोड़ा बेस बना के चलिएगा प्रकाश के बारे में, ताकि आगे जो डेरिवेशन होने वाले हैं उसमें वो कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही आपको बता रहे हैं जिसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। और ये चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, ये अब की बार सत्र 2020 से 21 वाले बच्चों के लिए हटा दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण 30% जो सिलेबस लेस किया गया था उसमें प्रकाश का परावर्तन भी आता है। तो प्रकाश के परावर्तन को अब की बार नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने वही चीज़ पढ़ाई आप लोगों को जो बेस है, जो जानना आपको ज़रूरी है। तो चलिए, इसके एक दो बातें और जो आपको बता दिया जाता है, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स हल नहीं होंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके आगे का जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, हम लोग वहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने हेडिंग क्या डाल दिया, रेखीय आवर्धन। क्या हेडिंग डाली है, रेखीय आवर्धन, लाइनर मैग्नीफिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दर्पण है, अभी तक हमने सीखा कि अगर हमारे पास चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो वो क्या करता है, इमेज को बनाता है। हमने बहुत सारी स्थितियों में देखा कि इमेज छोटा बनता है, बड़ा बनता है, या कभी बराबर भी बनता है। तो उसी के लिए क्या बताया गया कि रेखीय आवर्धन का जो सिंबल होता है वो होता है एम। क्या होता है बच्चों, एम। इसमें बताया गया कि किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, क्या भैया, प्रतिबिंब की लंबाई, और बनाए गए वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई की को अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। समझने का मतलब कि मान लेते हैं हमारे पास 5 सेंटीमीटर की क्या है, वस्तु है। कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की वस्तु है।
मानते कोई दर्पण इसको जिसको किसको बना रहा है 10 सेंटीमीटर का, कितना बना रहा है 10 सेंटीमीटर का। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसको मान लेंगे हम ओ, क्या मान लेंगे ओ मान लेंगे। और ये अपना क्या है इमेज, इसका क्या मान लेंगे आई। तो आवर्धन क्या होगा एम बराबर आई बाई ओ। तो आई का मान 10, इसका मान 5, क्या हो जाएगा 2। तो आवर्धन कितना हो गया 2 हो गया। तो आप कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं बता दी आप लोगों को जो आपको याद नहीं हो रही है। सिंपल बात ये है कि किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के रेशियो को, अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं रेखीय आवर्धन। और एक चीज़ और आप लोग जानते होंगे, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि एम बराबर आई बाई ओ होता है, इसको हम माइनस बी बाई यू भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो परिभाषा लेकिन आप यहीं से बनाओगे कि किसी भी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं रेखीय आवर्धन बोलते हैं, माइनस बी अपान यू। ठीक है। वी मतलब क्या होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है। तो इसको लिखाने कोई पर्पज है नहीं। लिखवाना पड़ेगा जी, तुम लोग बताओ। नहीं लिखवाना पड़ेगा। फार्मूला लिख लो जल्दी से, तुरंत लिखो फार्मूला। था जब नहीं लिखाना है भाई तो ठीक है। एक चीज़ और जान लेते हैं, इग्नोर टू के हो सकता है एम का मान पॉजिटिव मिले या हो सकता है एम का मान क्या मिले नेगेटिव। अगर कभी भी एम का मान क्या मिले आपको पॉजिटिव मिले, क्या मिले पॉजिटिव मिले, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि हमारा इमेज जो है सीधा है और क्या है आभासी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर कभी भी आवर्धन का मान प्लस में मिलता है, आवर्धन माने हल करने पे जैसे अभी आपने 10/5 करके 2 निकाला था, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल तरीका यही हो गया कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा है और क्या है आभासी है। अगर एम का मान निगेटिव आ जाए, किन्हीं कारणों से आप मान रख रहे और निगेटिव उत्तर आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा है तथा क्या है वास्तविक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इस नीचे वाली जो बात है बताई गई इसको आप जरूर से जरूर याद करिएगा। अगर आवर्धन पॉजिटिव है तो सीधा तथा आभासी बनेगा इमेज, अगर आवर्धन निगेटिव है तो उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। ठीक है बच्चों। हमारे यहाँ लाइट की समस्या है, आ नहीं रही है, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है। तब भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं कि आप लोग तब भी पढ़िए, घर पे अच्छे नंबर लाइएगा। और यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को धीरे धीरे करके जनवरी तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर करवा देंगे यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग सिर्फ मेहनत करके पढ़िएगा, अच्छा नंबर लाइएगा बस। और कोई आप लोगों से हमारा भेदभाव नहीं है। आप जहाँ के भी बच्चे हों, चाहे आप अम्बेडकर नगर के हो, चाहे और भी कहीं डिस्ट्रिक्ट के हो, तब भी आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। क्योंकि ये लॉकडाउन हमको सिखाया कि बच्चों के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाई की जा सकती है, तो आप लोग उस माध्यम से करिएगा। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमको कभी यूट्यूब पे आके पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये जो कोविड-19 है हर एक काम करने को मजबूर कर रही है, इसलिए आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो आप लोग भी कुछ करिएगा कि अपने दोस्तों को बताइएगा, किसी का भी भला हो, कोई भी पढ़ के आगे निकले, ये आपके अंदर भावना रहनी चाहिए। तो चलिए हम एक और फार्मूला पढ़ते हैं जिसका नाम है दर्पण का सूत्र। क्या है दर्पण का सूत्र। ये दर्पण का सूत्र जो होता है आप लोगों को याद होगा, ज़्यादा विस्तार से हमको नहीं पढ़ाना है। दर्पण का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/b धन 1/u। इसमें आप सारी चीज़ें जानते हैं कि f क्या होता है, v क्या होता है, u क्या होता है। हाँ बच्चों, किन्हीं बच्चों को होगा कि इसका सर डेरिवेशन कराया जाए। एक बार हम फिर बता देते हैं आप लोगों को कि इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा। अब की बार कोरोना महामारी के कारण सिलेबस को कम करते समय प्रकाश का परावर्तन भी कम कर दिया गया। ठीक बच्चों, तो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट जानते थे प्रकाश के बारे में हमने उतना कवर कर दिया है। एक बात आप याद करिएगा, जो सिलेबस कम हुआ सिर्फ 12 वालों को हुआ है कम, 10 वालों में चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो 10 वालों को जब पढ़ाया जाएगा ये, तो हम विस्तार से उसको पढ़ा देंगे एक बार। तो हमने जहाँ तक देखा कि प्रकाश का परावर्तन ख़त्म हो चुका है या हमने ख़त्म कर लिया, उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा कर ली है। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसका नाम होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो वहाँ से आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, अच्छे से डेरिवेशन करवाए जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।